आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कहानी है गलता लोहा का, जिसके लेखक हैं श्री शेखर जोशी जी। बच्चों, ये कहानी हमारे पाठ्यक्रम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, इस कहानी का अध्ययन हम 2 वीडियो के माध्यम से करेंगे। इस पहले वीडियो के माध्यम से मैं इस कहानी का आपको सार पूरा स्पष्ट करूंगा और दूसरे वीडियो के माध्यम से हम बच्चों इस पाठ से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें इस कहानी की जो है गलता लोहा, इसके लेखक के बारे में। इनके लेखक का नाम, जैसे बताया आपको मैं, इनका लेखक का नाम है शेखर जोशी जी, जिनका छवि आपको इस स्लाइड में दिखाई पड़ रही है। ये इनके व्यक्तित्व के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि जो ये शेखर जोशी जी है, इनका व्यक्तित्व कैसा रहा है। तो इनका जो जन्म है उत्तरांचल के अल्मोड़ा ज़िले में सन 1932 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई और 20वीं सदी के छठे दशक में, अर्थात 1951 से 60 के बीच में हिंदी कहानी में कई बड़े परिवर्तन नज़र आए हिंदी साहित्य में। इस समय कई युवा कहानीकारों ने नई कहानी लिखने का प्रयास किया, नई तरीके से कहानी लिखने का प्रयास किया था। तो ये शेखर जोशी जी हैं, उन्हीं नई कहानी के लेखकों में से एक हैं। इस तरह की जो कहानी थी, नई कहानी लिखने की परंपरा साहित्य जगत का सेंटर पॉइंट बन गया। लोग इस पर आधारित कविताएं ज़्यादा लिखने लगे। तो इस पूरे आंदोलन को नई कहानी के आंदोलन के नाम से जाना गया और इस आंदोलन में, इस प्रकार की कहानी लेखन में शेखर जोशी जी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने इस प्रकार की आंदोलन को केंद्र रख करके बहुत सारी कहानियों की रचना की और इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए इनको पहल सम्मान भी प्राप्त हुआ। हम बच्चों बात करें इनकी रचनाओं की दृष्टि से कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, कहानी संग्रह रहे इनके कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवा, नौरंगी बीमार है, ये इनके कहानी संग्रह रहे हैं। शब्द चित्र देखा जाए तो संग्रह, जो इस शब्द संग्रह रहे इनके एक पेड़ की याद, ये शब्द चित्रों का संग्रह है। इनकी कहानियाँ का जो ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, कई भाषाओं में हो चुका है, जैसे अंग्रेजी है, पॉलिश है, इस प्रकार रूसी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। इनकी जो कहानी है दाज्यू है, इन पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया ने फिल्म का निर्माण भी किया। इनकी कहानी बहुत फेमस रही, बहुत प्रसिद्ध रही। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, ये दाज्यू कहानी थी, ये बहुत फेमस रही, इन पर एक फिल्म भी बन चुकी है। बच्चों, इनके हम साहित्यिक विशेषताओं की बात करें, इन्होंने किस प्रकार के इनके साहित्य की विशेषताएं रही हैं, तो जैसा आपको बताया कि नई कहानी के आंदोलन के प्रतिनिधि लेखक रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने अपनी कहानियों में समाज का जो मेहनत का वर्ग है, जिनको जो कठोर मेहनत करते लेकिन उनको फिर भी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती, ऐसे वर्ग की समस्याओं को, ऐसे वर्ग के चरित्रों को उन्होंने अपनी कहानी में स्थान दिया है। ऐसे वर्ग जो निहायत सहज है, आसान है, आडंबर, ऐसे वर्ग के बारे में इन्होंने बहुत स्पष्ट और सरल भाषा शैली में उनकी जो सच्चाई है उसका वर्णन उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से किया है, ठीक है। इसके बाद देखें, जो इन्होंने अपने कहानी के माध्यम से उनके जीवन की सच्चाई का वर्णन बड़ी सहजता के साथ किया है। हम बात करें बच्चों इस प्रस्तुत जो कहानी है इसके बारे में, तो गलता लोहा जो कहानी है, इनकी कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है, अर्थात एक रिप्रेजेंटेशन है इनकी कहानी का, इनकी कहानी की शैली कैसी रही है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। ये कहानी चोट करती है कि समाज में जो पहले कर्म आधारित विभाजन किया गया था सदियों पहले, धीरे धीरे वो कर्म आधारित विभाजन जाति आधारित विभाजन में बदल गया और आज हमारे यहाँ समाज में जो विभाजन है वो जाति आधारित विभाजन बन गया है। जो लोग जिस जाति में जन्म लेते हैं वो उसी जाति के माने जाते हैं। तो इन्होंने इस जातिगत विभाजन के आधार पर, जो इसको आधार बना करके बहुत मार्मिक कहानी की रचना इन्होंने की है। इन्होंने किसी जाति विशेष पर कोई टिप्पणी ना करते हुए भी पूरे पाठ में इन्होंने एक दिखाया है कि किस प्रकार एक मेधावी, होशियार किंतु निर्धन गरीब ब्राह्मण युवक है,
अपनी लाइफ में, अपनी जीवन में आई परिस्थितियों के कारण वह उस मनोदशा तक पहुंच जाता है, उसकी मानसिक दशा इस प्रकार हो जाती है कि जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है कि वो उच्च वर्ग से बिलोंग करता है, उच्च वर्ग का बच्चा है, लेकिन इसके बावजूद उसे जो ऐसे कर्म करने में वो अपनी शान समझता है, एक्सपर्टाइज दिखाता है जो कि निम्न वर्ग के लिए वो काम निर्धारित हैं। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर, अर्थात जो सामाजिक परंपराएं हैं जो उनको नहीं करना चाहिए उच्च वर्ग के व्यक्ति को, वो उन कार्यों की परवाह ना करते हुए भी वह धनराम लोहार के जो ऑफर है, उसकी भट्टी है, उस पर बैठता ही नहीं, बल्कि वहाँ आप उस लोहे को शेप दे करके अपनी एक्सपर्टाइज दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि मोहन के माध्यम से लेखक यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि जो जातिगत उच्चता है वो मायने नहीं रखती, बल्कि कर्म के आधारित व्यक्ति को उच्च होना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि जो समाज की जातिगत आधार पर जो बेड़ियाँ हैं, लोहा है, जो समाज की जो सोच है, उस सोच में इस कहानी के माध्यम से लेखक परिवर्तन दिखाता है कि किस प्रकार मोहन एक उच्च जाति संबंधित है, फिर भी वो अपने जो सहपाठी धनराम जो कि जाति से लोहार है, निम्न जाति का है, उसके ऑफर पे, उसकी भट्टी पर बैठकर लोहे को शेप दे करके वो प्रसन्नता का अनुभव करता है। बच्चों, हम बात करें इस कहानी के क्रमिक विकास के बारे में कि लेखक श्री शेखर जोशी ने किस प्रकार कहानी को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले कहानी के हम एक नज़र डाल लेते हैं कि गलता लोहा कहानी में समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से, कई एंगल से टिप्पणी की गई है कि जातिगत आधार पर विभाजन तो कर दिए, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि वो जो उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं उनको उतनी सुविधा प्राप्त है या नहीं, उनमें इतनी कलाएं हैं या नहीं। तो ये कहानी लेखक के लेखन में अर्थ की गहराई को दर्शाती है कि वो किस प्रकार अर्थ को पकड़ करके चल रहा है। इस पूरी कहानी में लेखक ने किसी जाति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यहाँ दिखाया है कि मोहन जो कि मेधावी है किंतु गरीब ब्राह्मण का लड़का है, वो परिस्थितियों के चलते ऐसी दशा तक पहुँच जाता है, उस मानसिक अवस्था तक पहुँच जाता है जहाँ उसके लिए अपनी जाति, जो उच्च जाति का अभिमान है, वो किसी काम का नहीं रहता। वह अपने जातिगत जो सब चीज़ों को भुला करके और अपने मित्र के यहाँ उस लोहे को शेप देता है। और ये जो कहानी है मेहनत करने के लिए या फिर मेहनत के आधार पर जो जातिगत जो भेदभाव है उसको भुलाने वाली बात करती है। ऐसा लगता है कि जातिगत आधार पर जो दिमाग में जो ग्रंथि पली हुई है वो ग्रंथि गल रही हो। हम बात करें इस कहानी के माध्यम से कि मोहन है एक व्यक्ति, एक लड़का। मोहन के पिता वंशीधर वो पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं और वो पूजा पाठ करवाने का कार्य करते हैं। उनकी अवस्था वो बूढ़े हो चुके हैं, अब उनसे मेहनत और उपवास नहीं होता है। उन्हें गांव के किसी व्यक्ति चंद्रदत्त के यहाँ भगवान शिव के रुद्री पाठ करने को जाना है, परंतु उनकी जाने की तबीयत नहीं है, उनकी ना तो उसकी अवस्था साथ दे रही है ना उनका मन है। मोहन उनका आशय समझ जाता है कि वो कहते हैं मेरा मन नहीं है, लेकिन मोहन का भी मन नहीं होता उस कार्य को करने में, क्योंकि जो मोहन का है वो अपना जो पैतृक व्यवसाय है, जो पुरोहिती के कार्य है, उसमें उसका कोई अपने पिता के कार्य में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि उसने देखा है कि जीवन भर पिताजी इस कार्य को करते आए हैं और बड़ा मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण करते आए हैं। तो इस कार्य में, अपने पिता के कार्य में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन पिता का अनुष्ठान करने में वह कुशल भी नहीं है, एक्सपर्ट भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस बात की ट्रेनिंग नहीं ली अपने पिता से और ना उसमें उसकी रुचि है। तो वो अपने पिता की इस कार्य में सहायता नहीं कर पाता है। हाँ, पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो देखता है कि खेतों पर काम करने के लिए जो हंसिया है, जो दराती टाइप का एक औजार होता है जिससे फसल को काटा जाता है, वो उसकी धार है, उसका जो धार है वो कुंद हो चली है, अर्थात भोंटी हो गई है, ब्लंड हो गई है। तो इसलिए क्या करता है, वह अपने दोस्त के पास जाता है, धनराम के पास, जो कि लोहार का बेटा था और अपना सहपाठी रहा है, वो साथ में पढ़ने वाला रहा है। तो उसकी दुकान पर वो धार लगवाने पहुंचता है। यहाँ हम बात करें बच्चों कि वो पुरोहित हैं। पुरोहित कैसे होते हैं? पुरोहित आपको पिक्चर में दिखना पड़ रहा है। पुरोहित ऐसे होते हैं जो ब्राह्मणी का जो है व्रत उपवास अनुष्ठान आदि कार्य करवाते हैं। ये हसिया का चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है।
हंसिया में ये लोहे का पार्ट है, इसको हम फाल बोलते हैं, और ये इसकी धार है, दिख रही है आपको। और ये बैंत है, जो इसका हत्था है, लकड़ी का बना हुआ है। ये लकड़ी का क्यों बना हुआ है? ताकि इसको गर्म करने पे अगर ये कोई गर्म भी हो जाए तो इससे इसकी पकड़ भी ठीक रहती है, और इसको इससे जो गर्माहट का अनुभव भी नहीं होता। बच्चों, कहानी फिर लेखक आगे बढ़ाता है। वो अपने मित्र जो वो अपने सहपाठी धनराम के यहाँ मोहन पहुँचता है। धनराम उसका सहपाठी था। दोनों बचपन की यादों में खो जाते हैं। वो अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं। वो मोहन है, मास्टर मोहन है, अपने मित्र धनराम से मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछता है। धनराम बताता है कि पिछले साल ही उनकी मृत्यु हुई, निधन हुआ है। दोनों हंस कर उनकी बातें करने लगते हैं कि किस प्रकार त्रिलोक सिंह जी थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था। मोहन जो थे वो पढ़ाई और गायन में बड़े बड़े एक्सपर्ट थे। जो मोहन है वो अपने मास्टरों का चहेता था। वो उसने मास्टर त्रिलोक सिंह ने पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वे उसे कमज़ोर बच्चों को दंड देने का अधिकार भी दे देते थे। और धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर कई बार जब सही जवाब ना देने पर डंडे खाए थे। धनराम उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। किसके प्रति? मोहन के प्रति, क्योंकि जातिगत आधार की जो हीनता उसके मन में बचपन से ही बिठा दी गई थी उसके माता पिता और समाज के द्वारा। उन्होंने अपने मन से स्वीकार कर लिया था धनराम ने कि वो लोहार का बेटा है, नीची जाति का बेटा है, और उसका जन्म जो है उच्च जाति की सेवा करने के लिए ही हुआ है। और उच्च जाति वालों को उसके मन में ये बैठ चुका था कि उच्च जाति वाले लोगों को अधिकार है कि वो निम्न जाति वाले लोगों के प्रति लोगों पर अत्याचार कर सके, उनकी पिटाई कर सके। इसलिए धनराम के मन में मोहन के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, डंडे खाने के बावजूद भी उससे। और वह धनराम जो है मोहन को अपना कॉम्पिटिटर मानता भी नहीं था, तो उसको पता था, उसके मन में ये बात बहुत पहले से बैठ गई थी कि वो नीची जाति का है। तो इसलिए मोहन को वह कभी अपना प्रतिद्वंदी या कॉम्पिटिटर नहीं समझता था। बच्चों, इसके बाद कहानी लेखक आगे बढ़ाता है कि बात करते करते उसको याद आती है कि जो धनराम है, गांव के खेतिहर जो मजदूर हैं, वो उनके परिवार की तरफ सिर्फ 3री क्लास तक ही पढ़ पाया था। इसके बाद क्या हुआ, उसके साथ में जो मास्टर जी भी उस धनराम का विशेष ध्यान रखते थे, उससे बात में सवाल पूछा करते थे। धनराम को एक बार 13 का पहाड़ा 13 का जो टेबल है वो याद नहीं हुई थी। इसकी वजह से उसकी पिटाई भी मास्टर त्रिलोक जी करते हैं। मास्टर जी का क्या नियम था कि जो गलती कर रहा है या जो जवाब नहीं दे पा रहा है, सज़ा देने के लिए उसको बैंत भी है, छड़ी भी खुद ही चुननी पड़ती थी। जो धनराम था, डर के मारे या फिर उसकी बुद्धि पढ़ने में कम लगती थी, इसलिए वो 13 का पहाड़ा मास्टर जी को नहीं सुना पाया था। इसके बाद क्या होता है, जब मास्टर जी को वो 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया, तो मास्टर जी उसको व्यंग करते हैं, टॉन्ट मारते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है, तो विद्या के ताप से, विद्या की गर्मी से लोहा नहीं पिघल सकता। तो एक तरह से जो त्रिलोक सिंह है वो उस धनराम पर जवान के चाबुक चलाता है, उसे क्या नाम से डिमोरलाइज करने का प्रयास करता है। ये सही बात नहीं थी। इतना कहकर वो क्या करता है, अपने थैले में से 5-6 दरातियाँ, जो हंसिया जो आपको मैंने पिछले चित्र में दिखाए थे, जो फसल काटने के काम आते हैं, उसको पकड़ाता है। बोला, इस पर आप धार लगा दो, धार लगा के ले आना, क्योंकि यही काम आप अच्छे से कर सकते हो, आपके पढ़ना लिखना का काम आपके वश की बात नहीं है। हालांकि धनराम के जो पिता हैं गंगाराम जी, धनराम के पिता का नाम गंगाराम, उन्होंने उसे हथौड़ा जो होता है छोटा वाला, और उससे लेकर के बड़ा हथौड़ा, इसको घन बोलते हैं, वो चलाने की विद्या उसको सिखा दी थी। विद्या सीखने के लिए मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बैंत चुनने की छूट देते थे मार खाने के लिए, लेकिन गंगाराम इसका चुनाव खुद करते थे। अगर धनराम ढंग से घन या हथौड़ा नहीं चला पा रहा है तो उसको अपनी मर्जी से ही मारते थे। तो अपने इस प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि धनराम में सीखने की योग्यता तो थी, यही कारण है कि उसके पिता गंगाराम ने उसे लोहे का काम करना सिखा दिया था। लेकिन ये कमजोरी जो थी मास्टर त्रिलोक सिंह की थी कि वो उसको विद्या का दान नहीं दे पाया, उसे 13 का पहाड़ा नहीं सिखा पाया। अचानक क्या होता है, एक दिन धनराम के पिता गंगाराम की मृत्यु हो जाती है, और धनराम ने चूँकि वो कार्य सीख रखा था तो अपने पिता का व्यवसाय वो संभाल लेता है। ठीक है, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये हथौड़ा है,
ठीक है। और ये छड़ी है, बेंत, जिससे कि जो मास्टर त्रिलोक सिंह हैं वो अपने स्टूडेंट्स की पिटाई किया करते थे। और इससे भी बड़े आकार का जो हथौड़ा होता है, इसको हम घन बोलते हैं। घन मीन्स बड़ा हथौड़ा, ठीक है। कहानी आगे बढ़ती है। अब ये जो बात करते करते याद आता है उनको कि मोहन ने 5वीं क्लास तक की पढ़ाई की गांव में रह कर के, और 5वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद उसको स्कॉलरशिप लग गई। उसको अच्छे अंक प्राप्त करने के कारण छात्रवृत्ति मिल गई। उसको स्कूल से पढ़ने के लिए सहारा जो मिलता है, वजीफ़ा या फिर स्कॉलरशिप, वो मिल गई। उसके पिता थे मोहन के बंशीधर तिवारी, जो कि पुरोहित थे। उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, कोई बड़ा ऑफिसर बन सकता है। पैतृक धंधा जो था उनका पुरोहिती का, उससे वो खुद भी निराश थे, क्योंकि उससे वो पूरा अपने परिवार का वो कभी पूरा पेट नहीं भर पाए थे। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, अपने गाँव, चूँकि स्कूल में 5वीं तक का स्कूल था, तो उन्होंने अपने बच्चे को गांव से 4 मील दूर स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। शाम को उस स्कूल से जाने आने से परेशान होकर के जब शाम को बच्चा मोहन घर पहुंचता तो थका होता था। मोहन उसे जो मोहन के पिता जो हैं बंशीधर जी, उसे पुराण की आदि की कथा सुना करके, जो धार्मिक कथाएं सुना करके उसमें उत्साह भरने का प्रयास किया करते थे। वर्षा के दिनों में मोहन जो था नदी पार जो था अपने गांव थे, गांव में बंशीधर के यजमान रहते थे, जहाँ उनके वहाँ पूजा पाठ कराया करता था, तो उनके पास वो रुजाया करता था। एक दिन नदी में पानी कम था, तो मोहन अपने गांव के साथियों के साथ में वो वापस आ रहा था। अचानक नदी में पानी की मात्रा बढ़ गई, तो बड़ा उनके जान का जोखिम हो गया और बड़ी मुश्किल से वो अपना घर पहुंच पाए थे, क्योंकि नदी में अचानक से पानी आने के कारण बाढ़ आ गई थी। तो इस प्रकार इस घटना से बंशीधर के पिता को अपने पुत्र मोहन की जो जीवन की चिंता होने लगी, तो उन्होंने उसका स्कूल छुड़ा दिया। ठीक है, उन्होंने स्कूल उसको नदी के पार जो स्कूल था उसमें नहीं भेजा। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं अपने बेटे को एक बड़ा ऑफिसर, बड़ा अधिकारी बनाने की तमन्ना तो थी। तो उनकी मुलाकात एक दिन उनके गांव का ही व्यक्ति रमेश जो थे, उनकी जाति का था, बिरादरी का था, जो कि लखनऊ शहर में एक बाबू के रूप में काम करता था। उससे उनकी भेंट होती है बंशीधर की। बंशीधर अपने बेटे की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता जाहिर करते हैं कि मैं अपने बेटे को ना तो वहाँ भेज पा रहा हूँ और ना ही गांव में कोई स्कूल है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जो रमेश है लखनऊ में रहने वाला, वो मोहन को अपने साथ पढ़ने के लिए ले जाने को तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार ऐसा लगता है कि बंशीधर को कि उसके जो उसके मुराद पूरी हो गई, मन की इच्छा पूरी हो गई। ठीक है, मानो ऐसा लगता है कि जो बंशीधर को मानो भगवान ही मिल गए हों, क्योंकि उसे यही तो चाहिए था, अपने बेटा किसी तरह उसका पढ़ सके। ठीक है, तो वो अपने बेटे मोहन को बंशीधर के साथ, रमेश के साथ में लखनऊ भेज देता है। लेकिन यहाँ जो रमेश है उसका चरित्र सामने आता है कि वहाँ अपने जो बंशीधर को तो अपने जो उसके पुत्र मोहन को पढ़ाने के लिहाज से लाया था, लेकिन यहाँ उसे वो अपने घर के नौकर की तरह उसको इस्तेमाल करता है। इवन वो उसके रमेश के घर के अलावा अन्य आसपास के घरों में भी उसको काम करने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि एक प्रतिभावान छात्र है जो मोहन है, पढ़ने में इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो वो उसकी जो पढ़ाई है वो काम के बोझ तरह दब जाती है। रमेश शहर में, लखनऊ शहर में बड़ा बाबू था, वो मोहन को एक घरेलू नौकर के ज़्यादा उसकी इज्जत नहीं करता था। ठीक है, मोहन भी यह बात समझ गया था कि ये मुझे नौकर समझते हैं, लेकिन उसने कई तरह से रिक्वेस्ट करके, निवेदन करके समीप के पास के स्कूल में एडमिशन ले लिया था और किसी तरह से पढ़ाई करने लग गया था वो। लेकिन काम का बोझ तो उसके ऊपर, और दूसरा नया वातावरण, इस चीज़ से वो अपने आप को कोप अप नहीं कर पाया, ना ही अपनी वो कोई वहाँ पर नई पहचान बना पाया। गर्मियों की छुट्टियाँ आती तब तो वो अपने घर भी नहीं जा पाता था। वो घर तभी जा पाता जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता था, नहीं वरना क्यों उसको अगले क्लास की तैयारी के बहाने उसे शहर में ही रोक लेता था रमेश और उसका परिवार। तो एक तरह देखा जाए तो रमेश और उसके परिवार ने मोहन और उसके परिवार के साथ में धोखाधड़ी करता है, क्योंकि उसको लाया था पढ़ाने के लिए और यहाँ उसे नौकर बनाकर रख दिया जाता है। इसके बाद कहानी का विकास लेखक करते हैं, आगे बढ़ाते हैं कहानी को, कि मोहन अल्टीमेटली जो उसके जीवन में जो नई परिस्थितियाँ आई थी,
आया था पढ़ने के लिए और नौकर बन गया, तो उनसे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है और वो इस बात की जानकारी अपने माता पिता को भी नहीं देता है। तो उसको पता था कि अगर उसको अपने वंशीधर को उसने बात बताई तो उसके पिता दुखी हो जाएंगे। उसने जब 8वीं क्लास पास कर ली वहाँ पे, तो रमेश का परिवार उसे और आगे पढ़ाने के तैयार नहीं होता। वो उनको समझाते हैं कि आजकल BA MA पढ़े लिखे लोग, जो उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं, वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं, इसलिए आप पढ़ाई के स्थान पर कोई टेक्नोलॉजी, कोई काम धंधा सीख लो, कोई आप तकनीकी काम के उसके स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया जाता है। और अब यहाँ भी वही काम होता है कि वो एक तो तकनीकी काम भी सीख रहा है, घर का काम भी कर रहा है, तो दोनों काम उसके नहीं हो पाते हैं अल्टीमेटली। और फिर उसके बाद में जब वो कुछ सीख लेता है तो 1.5-2 वर्ष बाद के बाद जब उसको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है तो फैक्ट्रियों के चक्कर काटने पड़ते हैं नौकरी के लिए वो, ठीक है। इधर गांव में वंशीधर है, अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उसको उम्मीद होती है। जब उसे रियलिटी का पता चलता है कि वहाँ तो बेचारा उसकी हालत बहुत ख़राब है, तो उसे गहरा दुख होता है, उसे बड़ी तकलीफ़ होती है। एक बार धनराम भी वंशीधर से पूछता है, तो वंशीधर उसको झूठ बोल देता है कि बेटा वो तो मेरा बच्चा तो बड़ा ऑफिसर कोई बनेगा। तो धनराम को बड़ी खुशी होती है, वो बोलता है कि मुझे तो पता था कि मोहन जो है बचपन से बड़ा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो जैसा आपको बताया इस पिक्चर में कि मोहन के पिता वंशीधर को उम्मीद थी कि उसका बेटा बड़ा कोई अफसर बनेगा, लेकिन यहाँ उसका एडमिशन टेक्नोलॉजी वाले स्कूल में, तकनीकी स्कूल में करा करके और उसको कारखानों में नौकरी के लिए उसको तैयार करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। इसके बाद लेखक इस कहानी को और आगे बढ़ाता है। तो मोहन और जो धनराम है, अब कहानी फ्लैशबैक से अब जो प्रेजेंट कंडीशन में आती है, तो मोहन और धनराम अपने जीवन के कई चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। तो देखा जाए तो रमेश ने उसके परिवार के साथ बहुत धोखा किया है। धनराम जो है अब अपने उस हंसुए की फाल को जो मोहन जो हंसुआ लाया था, दराती लाया था जिसमें धार बनवानी थी उसको, उसके फाल पर, तो उसको बेंत से निकाल दिया उसने उसके हैंड से, और उसे तपा करके आग में रख करके उसमें उसको आग पे रख करके उसमें उसको लोहे को थोड़ा सा गर्म कर रहा है वो। लेकिन गांव में एक परिपाटी थी कि जो ब्राह्मण परिवार के जो टोले के या ग्रुप के जो लोग थे, उनका जो ये नीची जाति के जो शिल्पकार टोला है, जो क्या नाम से नीचे वाले काम करते हैं, जैसे लोहार है, दर्जी है, मिस्त्री हैं, उनके यहाँ पर उठना बैठना उसका नहीं होता था। ये परिपाटी नहीं थी। अगर उनको कोई काम भी कराना होता था तो वहाँ खड़े खड़े काम करवा करके वो चले जाते थे, क्योंकि वो अगर एक बात और थी कि अगर ब्राह्मण टोले के जो लोग थे उनको अगर नीची जाति के लोग बैठने के लिए भी कह देते थे सर आप बैठिए, तो उनके लिए ब्राह्मण टोले के लिए अपमान की बात समझी जाती थी कि ये आप गलत कर रहे हो, हमको बैठने के लिए कहना भी आपके लिए सही नहीं है। लेकिन मोहन जो है, मोहन ने ज़िंदगी को बहुत करीबी से देख लिया। उसने देख लिया कि किस प्रकार उसने जीवन में उसने क्या क्या सहन किया। तो वो इन सब चीज़ों को, जातिगत जो निषिद्ध थे, जो परिपाटी, सबको भूल भाल करके वो जो धनराम के जो वर्कशॉप थी जहाँ वो धनराम लोहे का काम करता था, वहाँ पे आराम से वो बैठ जाता है और उसको काम करते हुए देखने लगता है। तो यहाँ इस अवस्था में मोहन के मन में जो जातिगत अभिमान था सब गायब हो चुका है, क्योंकि उसके जीवन में जो परिस्थितियाँ इस प्रकार की आई, उसके अंदर जो झूठा जो अभिमान है जाति का, वो सब उसके जो परिस्थितियों ने उसको उससे दूर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको बताया मैंने, ये जो हंसिया है, हंसिया और इस हंसिया का ये फाल है जिस पे धार लगनी है, और ये बेंत है, ठीक है। इसमें तो इसको यहाँ से निकाल करके इसको आग में तपाया उसने। जैसे ये आग में तपा करके क्या होता है, इसके बाद जैसे लोहार काम कर रहा है, इसको लोहे को गर्म करके उसको डिफरेंट टाइप की शेप दे सकता है, उसकी धार भी बना सकता है, ठीक है। जैसा इसमें पिक्चर में आपको दिखाया है कि ये धनराम की वर्कशॉप है और यहाँ पे आग जल रही है और ये संडासी है जिससे वो लोहा को पकड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से उसको बैठ करके वो उसको काम करते हुए देखने लगता है। ये क्या नाम से मोहन और ये धनराम जो काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब वो काम करते उसको देखता है तो धनराम अपने काम में लगा हुआ है। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु वह छड़ जो निहाई पर ठीक से फंस नहीं पा रही थी। निहाई क्या होती है मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। निहाई वह चीज़ होती है जिस पे रख करके लोहार जो है लोहे पर चोट मारता है। तो मैं आपको बताऊंगा आपको
लेकिन लोहा वो ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, आपको पिछले स्लाइड में बताया आपको मैंने कि जो ये जो पार्ट है इसको निहाई बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इसको लोहे को शेप देने का कोशिश कर रहा है लोहार, तो वो धनराम इस कार्य को ढंग से नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो इसको वो देख रहा था। मोहन कुछ देर उसे देख रहा, फिर देखता रहा, फिर उसने क्या किया, मोहन ने दूसरी पकड़ से संडासी से उस लोहे को स्थिर कर लिया और चोट मार करके उसने उस लोहे की छड़ को पीट पीट करके उसको राउंड शेप दे डाली। किसने? मोहन ने, जबकि मोहन का ये कार्य नहीं था। मोहन उच्च जाति का ब्राह्मण परिवार का लड़का था। मोहन के काम में इतना स्फूर्ति देख करके धनराम अवाक रह जाता है। ठीक है, वह पुरोहित खानदान के एक युवक द्वारा लोहार का काम करने को देख करके वो बहुत सरप्राइज होता है। धनराम के मन में संकोच है कि भाई ये कैसे काम कर रहा है और धर्म संकट है, लेकिन वो इन सब चीज़ों से मोहन बिल्कुल इंडिफरेंट है, उदासीन है, और वह लोहे के छल्ले को बिल्कुल मनोयोग से, मन से उसको बिल्कुल एक बिना गलती के एक गोलाई देने की जांच कर रहा है कि गोलाई उसकी हुई है या प्रॉपर नहीं हुई है। और जब उसकी गोलाई पूरी आती है तो जिस प्रकार एक चित्रकार के मन में चित्र बनने के बाद जो खुशी होती है, वही खुशी उस मोहन के उस लोहे की छड़ को एक गोल शेप देने पर होती है। उसको लगता है मैंने कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क करके और कंप्लीट किया है। जैसा आपको इस पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है कि ये जो निहाई है, ठीक है, और ये इसको शेप देने का जो इस प्रकार शेप दी है इसने हथौड़े से मार मार करके, ठीक है, इसको शेप देने का प्रयास इसमें किया जा रहा है। और ये पकड़ है, पकड़ इसको संडासी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको पकड़ करके और ये धौंकनी होती है जिससे हवा दी जाती है और इसको आग को सुलगाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों, तो हम अगर हम पूरी बात देखें, ये पूरी जो कहानी है ये परिस्थितियाँ, बदलती हुई परिस्थितियों में जाति और वर्ण व्यवस्था के टूटते हुए बंधन के साथ, कि जब स्थितियाँ खराब होती है तो उच्च और निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का हमारा अभिमान है वो गायब हो जाता है, क्योंकि जीवन जो है वो जीवन हकीकत से हमारा सामना कराता है। जो इसके बाद इसमें बेरोजगारी की पीड़ा, लोअर मिडिल क्लास की जो आर्थिक मजबूरी है उसको लेखक ने बड़ी मार्मिकता से उसका चित्रण किया है कि किस प्रकार एक उच्च वर्ग में जन्म लेने के बावजूद मोहन और उसका जो मोहन है वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाता, ना वो अच्छा काम करना सीख पाता है। उसे अपने जो पैतृक व्यवसाय से भी उसको रुचि नहीं है, क्योंकि उसके पिताजी को उसने देखा कि बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में वो सब उच्च वर्ग की जो जाति अभिमान है उसको छोड़ करके वो उस कार्य को, जो लोहे को गोलाई देने वाला कार्य है, उसको करके वो उसको बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो ये कहानी अगर देखा जाए तो हमारे मन में जो जातिगत जो अवधारणा बैठी हुई है, उच्च वर्ग निम्न वर्ग की, जो विभिन्न प्रकार के वर्गों के मन के जो वर्ग के प्रति हमारे मन में जो पहले से जो पूर्व धारणा बैठी हुई है, तो ये इस पूर्व धारणा को ये कहानी तोड़ती हुई प्रतीत होती है। किस प्रकार एक उच्च वर्ग का व्यक्ति भी एक निम्न कार्य करके उसको प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको इस कहानी का सार बताया है वह सार आपके लिए उपयोगी साबित होगा। बच्चों, अगले वीडियो में हम इस पाठ पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।